हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 7 दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि कैसे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर इससे पहले हम इस चैप्टर में आगे बढ़े, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़े। कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज वेरी क्लियर इन इटसेल्फ दैट एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग डिमांडेड इन एन इकोनॉमी। तो पहला assumption, जो पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा वो यही है दैट एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पर इस चीज से है कि यहाँ पर हम डिमांड किसी एक स्पेसिफिक गुड या किसी एक स्पेसिफिक सर्विस की नहीं चेक कर सकते। हम कभी भी एग्रीगेट डिमांड में किसी एक स्पेसिफिक गुड, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, हम इस मार्कर की कितनी क्वांटिटी बिक गई या कितनी क्वांटिटी और खरीदने वाले हैं लोग, हम इस चीज को नहीं चेक कर सकते। अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की तो ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज की इकट्ठा एक एग्रीगेट अमाउंट वैल्यू हमें दे देता है। तो एग्रीगेट डिमांड इसीलिए बोला गया था एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी। एक साल में एक इकोनॉमी में जितना भी सामान बनाया गया, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, उसी को हम एग्रीगेट डिमांड बोल देते हैं। इससे पहले काफ़ी बार आपको बताया गया और आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता तो दोबारा बता रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड इन टुडेज मॉडर्न एरा ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा उस अमाउंट के इक्वल होता है जितना सामान एक देश में बनाया गया, एक इकोनॉमी में बनाया गया। मतलब इससे पहले शायद मैंने इससे पहले के नेशनल इनकम के वीडियोस में आपको बताया होगा कि एग्रीगेट डिमांड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम टोटल प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में जितना भी हुआ इकट्ठा ले लेते हैं। अब ऐसे में इम्पोर्टेंट ये हो जाता है जानना कि अगर प्रोड्यूसर सामान बना रहा है 100 यूनिट्स, तो क्या वो 100 यूनिट्स बिक रहे हैं? तो जितना भी सामान प्रोड्यूसर बनाता है आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होके बनाता है। कंज्यूमर ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है? आज के बिजनेस कंज्यूमर ओरिएंटेड बेसिस पे चलते हैं। कंज्यूमर ओरिएंटेड होने का मतलब सिर्फ इस चीज से है कि कंज्यूमर को जितना सामान चाहिए, जैसा सामान चाहिए वैसा बना के दिया जाए, क्योंकि कंपटीशन लेवल किसी भी इकोनॉमी में बहुत हाई हो चुका है। इतना ज्यादा इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है कि कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई इन एनी इकोनॉमी। कंपटीशन लेवल हाई हो जाने की वजह से कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20, 30, 40 कंपनीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसकी वजह से होता यह है कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है। अब प्रोड्यूसर को यहाँ चूज करना है कि वो कैसे अपने कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ऐसे टाइम पर कंज्यूमर जो चाहता है वो बना के दिया जाता है ताकि प्रोड्यूसर का सारा सामान बिका, जो उसने बना के तैयार किया वो सारा का सारा बिक जाए। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को हम बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड यहाँ बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी सामान बना उन सभी की डिमांड को कहते हैं। या फिर इसी की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी सामान प्रोड्यूसर ने बनाया वो हमेशा उस प्लानिंग के साथ बनाता है कि वो एक साल में बेच दे, अकाउंटिंग ईयर में बेच दे। तो जितना भी सामान प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है वो सारा का सारा बेच देता है। तो अगर हम एग्रीगेट सप्लाई के अमाउंट को भी इक्वल जोड़ लें तो काफी हद तक हमें एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू दे देता है। फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। That aggregate demand simply refers to the demand of all the goods and services being produced in an economy. जो दूसरा इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है वो है एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये एक साल का है। एक साल में जितना भी सामान बनाया गया, जितना भी सामान डिमांड किया गया, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई, ये उसका एक मिक्सचर अमाउंट है, एक टोटल अमाउंट है, एक एग्रीगेट अमाउंट है। क्योंकि साल भर में जितना सामान बना है ये उसका एक टोटल अमाउंट दे रहा है हमको, तो हम ये मानेंगे कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। आपने चैप्टर नंबर 3 सम बेस नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपने जाना होगा कि 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, इधर स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चेक कर सकता हूँ, किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकता हूँ, तो वो कहलाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जेब में अगर इस वक्त कितना पैसा है ये मैं चेक करना चाहूँ तो मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे। तो ये मेरे लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है?
जिस चीज को मेजर करने के लिए मुझे टाइम पीरियड का इंतजार करना पड़ जाए, वो मेरे लिए फ्लो कॉन्सेप्ट है, वही एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड को यहाँ बोला गया हेंस इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब साल भर में कितना डिमांड हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, हमें इसे चेक करने के लिए रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि कितना सामान एक्चुअली डिमांड किया गया। एग्रीगेट डिमांड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इंसान जन्म के साथ ही कंज्यूमर बन जाता है और मरने के बाद भी कंज्यूमर रहता है। तो एक इंसान कितना डिमांड कर रहा है उसके साथ आप दिन भर में रह लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बट जब हम मैक्रो लेवल पे ले जाते हैं, 137 करोड़ की आबादी का इकट्ठा हम एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है कि एक साथ इस चीज को किसी भी पॉइंट पे चेक कर पाए। इसीलिए हम इसे साल भर एनालाइज करते हैं, इसकी वैल्यू का मेजरमेंट लगातार करते रहते हैं, तब जाके एक साल के बाद हमें पता चल पाता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्टली हमारे देश में कितनी हुई। तो इसीलिए कहा गया हेंस इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें साल भर इंतजार करना पड़ा है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट वो सभी मेजरमेंट्स हैं जिनके लिए हमें टाइम पीरियड का इंतजार करना पड़ता है। आगे बात करें एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के मेथड्स, तो यहाँ पर बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक विद रेफरेंस टू द जनरल प्राइस लेवल, कि जनरल प्राइस लेवल क्या है, प्राइस और डिमांड के हिसाब से अब पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं दैट व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। तो अगर प्राइस बढ़ेगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, वहीं प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दैट मीन्स प्राइस और डिमांड में हमेशा एक नेगेटिव रिलेशन होता है। इट ऑलवेज शोज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। वहीं जो दूसरा रेफरेंस है हमारा वो है विद रेफरेंस टू द इनकम लेवल ऑफ द पीपल। अब इनकम लेवल ऑफ द पीपल के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो हम जानते हैं दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम है तो डिमांड कम। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। आपके सिलेबस में इनकम लेवल के हिसाब से मेजरमेंट करना आपको सीखना है। ये जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेगी। जो लास्ट अजम्पशन और जो लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है वही है एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। लोग कितना खर्च करने की इच्छा रखते हैं, अपनी इनकम का कितना पोर्शन लोग खर्च करेंगे और कितना सेव करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, वही हमारे लिए एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड का टोटल अमाउंट दे देता है। अगेन मैंने भी आपसे कहा कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 137 करोड़ की आबादी 1.37 बिलियन लोगों की डिमांड एक साथ चेक कर पाना बहुत मुश्किल है। हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इसे एस्टिमेशन पे लेते हैं और एस्टिमेशन का पॉइंट बन जाता है व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। लोग कितना खर्च करना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं और लोगों की खर्च करने की कितनी इच्छा है, अपनी इनकम का कितना पोर्शन वो खर्च कर देते हैं और कितना पोर्शन वो आगे के लिए बचाना चाहते हैं। तो जितना खर्च कर देंगे दैट मीन्स वो डिमांड करेंगे, अगर खर्च करें तो डिमांड ही करेंगे ऑफ कोर्स। तो अगर हम उनका खर्चा नाप पाए, मेजर कर पाए, तो वो हमें एग्रीगेट डिमांड का एक अमाउंट, एक एस्टिमेटेड अमाउंट दे देगा। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज जो है आपके लिए वो ये कि जब हम बात करेंगे इनकम लेवल के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड के मेजरमेंट की, तो इसका कर्व जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और इनकम की, तो अभी आपने देखा दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। तो पॉजिटिव रिलेशन है दैट मींस इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव स्लोप कर्व बनता है जो बताता है कि डिमांड कम रहेगी अगर इनकम कम है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्लोप कर्व मतलब इट्स अपवर्ड मूविंग कर्व, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ कर्व बनेगा ये। तो यही कर्व आगे आपको आगे स्टडी करना है और जानेंगे आप कैसे कि इन चीज़ों को, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम यूज करके हम इक्विलिब्रियम शो करते हैं किसी भी इकोनॉमी में।